लिङ्गदर्शनमात्रं वा नियमेन शिवप्रदं मृत्पष्टघोषकृत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार के कार्यक्रम में आज आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ जो बड़ा ही संतुलित है और बड़ा व्यवहारिक है। व्यवहारिक धरातल पे अगर बात करें तो लाभ भाव का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है और बहुत ही ज़्यादा इसकी महत्ता भी होती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों को एक बढ़िया बात बताऊँ, मनुस्मृति में भगवान ने बड़ी बात बढ़िया कही। गर्भधारण अगर चाहते हैं, श्रेष्ठ संतति चाहते हैं, तो ऋतुकाल के बाद, ऋतुकाल में जैसे एक ऋतुकाल जिस दिन मासिक धर्म शुरू होता है उसे से चौथे दिन तक संबंध में, समागम में पत्नी के साथ रमण नहीं करना चाहिए। उसके बाद 6वें दिन, 8वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, ये जो रात्रियां होती हैं इसमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, विशेषतया श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और इन दिन को छोड़ करके अगर आप किसी भी दिन रमण करते हैं पुत्र संतान की इच्छा से या संतति की इच्छा से, तो आपको थोड़ा कष्ट होता है, या दाम्पत्य में या किसी भी तरीके से ऐसी थोड़ी दिक्कत होती है। सामान्यतः मैं इस पर आगे चर्चा कर दूंगा। ये बात मैं मनुस्मृति वाली सुबह वाले कार्यक्रम में बताता हूँ, पर सुबह वाले कार्यक्रम में आप लोग देखते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आप लोगों को लगता है कि मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ। पर आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अगर नियमित दर्शक हैं और ज्योतिष को थोड़ा सा भी समझना चाहते हो, मुझ पर थोड़ा भी विश्वास हो, तो आपको इस कार्यक्रम से ज़्यादा ज्योतिष के बारे में सुबह वाले कार्यक्रम में ज्ञान मिल जाता है। उसमें मैं ऐसे ऐसे सूत्र बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आ जाती हैं। शुरू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था मनुस्मृति की बात। आइए लाभ भाव पे आते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो भी बताऊंगा। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में शिव पुराण का श्लोक है। एकादशवें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। अगर आप इसका संबंध बाकी के भावों से करते हैं तो ये लग्न से एकादशवां है, धन से 10वां है, तृतीय भाव का 9वां है और चतुर्थ भाव का 8वां है। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है और यहाँ से अष्टम भाव में मतलब माता से और पिता से, और ये है दशम भाव। चतुर्थ भाव का पूरक दशम भाव, दशम भाव से पिता का विचार किया जाता है। पिता के भाव से दूसरे भाव से यहाँ पैतृक धन के बारे में भी विचार किया जाता है। पिता के द्वारा उपार्जित धन भी जन्म कुंडली में एकादशवें भाव से विचार किया जाता है। माता का 8वां है, इस वजह से कई बार यहाँ से माता के स्वास्थ्य की चिंता भी की जाती है और माता से प्राप्त लाभ भी देखा जाता है। गड़ा हुआ धन जो माता के पक्ष से मिलता है उसका भी विचार किया जाता है। ये पंचम भाव का पूरक है, इस वजह से बुद्धि का, युक्ति का, ज्ञान का, विद्या का, अध्ययन का और अध्ययन में पारंगत होने का विचार एकादशवें भाव से किया जाता है। सप्तम भाव का 5वां है, इस वजह से पत्नी का, पत्नी के साथ पत्नी के जो बड़े भाई हैं, साला साली जो होते हैं ना पत्नी के क्षेत्र वाले, उनका विचार किया जाता है। मित्र से मित्र का भाव ये है, मित्र के भाई का विचार, मित्र के मृत्यु के बारे में, माता की मृत्यु के बारे में, मित्र के मृत्यु के बारे में एकादशवें भाव से विचार किया जाता है। बाकी यहाँ से राजकाज, हीरे जवाहरात, गुप्त धन भी विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम का चौथा है, तो अष्टम भाव से गुप्त धन का विचार किया जाता है जो कि छुपा हुआ है, पर वो जब उजागर होता है तो वो एकादशवां भाव है। गुप्त धन कहाँ है ये अष्टम भाव बताएगा, लेकिन गुप्त धन प्राप्त कितना हुआ, वो कितनी मात्रा में है और उसका सुख कितना है, वो उजागर कब होगा, वो एकादशवें भाव से देखा जाता है। तो ये चतुर्थ भाव का 8वां, पंचम का 7वां, इस वजह से यहाँ पे बुद्धि का भी विचार किया जाता है। 6वें भाव से 6वां है, इस वजह से दारिद्र दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में कब दारिद्र आएगा, तो अगर 6वें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठेंगे तो षष्ठेश की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में दारिद्र आता है। सप्तम भाव का 5वां है, तो पत्नी से कितना लाभ होने वाला है,
पत्नी की सुंदरता कैसी है ना, पत्नी की बुद्धि, पत्नी से लाभ, पत्नी का घर, पत्नी का जो क्षेत्र है, मायका या ससुराल आपका, मतलब पत्नी या दाम्पत्य में पति पत्नी, ये यहाँ से एकादशवें भाव से विचार किया जाता है। गड़ा हुआ धन कितना है और कब उजागर होगा, ये एकादशवें भाव से विचार किया जाता है। पिता कितने पराक्रमी हैं, पिता का सुख कितना है, पिता से आपको सहयोग कितना मिलने वाला है, ये एकादशवें भाव से, क्योंकि नवम भाव का ये तीसरा होता है। भाग्य में बल कितना है, किसी भी भाव का जो तीसरा होता है वो उसका पराक्रम दिखाता है, उसका साहस दिखाता है, और दशम भाव से पिता का। तो इस तरीके से आपको एकादशवें भाव से इतनी सारी चीज़ें, बुद्धि, ज्ञान, प्रारब्ध, काम, उसके बाद मित्र, माता, पत्नी का सुख, पत्नी का बुद्धि, पत्नी की ज्ञान की बातें, ससुराल, पिता से, ससुर का सुख कितना है, ससुर से धन लाभ कितना है, ये सारी चीज़ें। उटपटांग हरकतें करना, है ना, बदतमीजी करना, बहुत ही ज़्यादा लालची हो जाना, ये सब एकादशवें भाव से देखा जाता है। पाप कितना है, पुण्य कितना है, धन कमाएंगे तो अपने लिए खर्च करेंगे कि समाज को भी देंगे। तो ये बुद्धि अगर यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो समाज को भी देंगे, अगर पाप ग्रह होंगे तो सिर्फ अपने लिए खर्च करेगा। गौर करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, ये काम का भाव है। तो कामाशक्त, ये बाई कान का विचार किया जाता है। कान में कोई दुर्गुण हो गया तो यहाँ से बाएं कान से, यहाँ पे ये कान का भाव है, विशेषतया बायां कान। आपके दृष्टिकोण को ये दिखाता है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप कितने लालच पैदा में हैं, लालच आपके दिमाग में कितना है, ये एकादशवें भाव से विचार किया जाता है। तो ये तो बात रही कि चलो एकादशवें भाव से आपको इतनी सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप से मिल रही हैं। इसको और भी अगर डीप एनालिसिस में जाएंगे तो जीवन को समझने का जो व्यापक दृष्टिकोण है वो एकादशवें भाव से आता है। आपका वर्तमान, है ना, आपका वर्तमान कैसा है और कैसा बीत रहा है, यह भी जन्म कुंडली में एकादशवें भाव से देखा जाता है। आपकी टेक्निकल जो अप्रोच है चीज़ों को समझने की, वो एकादशवें भाव से देखी जाती है। आप जो है वो एथिकल व्यू रखते हैं या अनएथिकल व्यू रखते हैं, तो जो अनैतिक है कई बार वो एकादशवें भाव से देखा जाता है ना। डीप रिसर्च किया पर कुछ बातें छुपा ली, पेटेंट करा लिया, ये एकादशवें भाव से दिखा दिया, है ना। एकादशवें भाव से ये मेरा है, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये रिसर्च मेरा है, ये पौधा मेरा है, ये मेरा है, ये जो भाव आता है वो एकादशवें भाव से आता है। जब एकादशेश एक्टिव होंगे तो व्यक्ति ये सारे काम करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, अपनी चीज़ों को पेटेंट कराएगा, अपने रिसर्च पे बल देता है। कुछ दुर्गुण भी छुपे रहते हैं, कुछ रिसर्च होता है तो कुछ डिप्लोमेसी भी होती है, कुछ समाज से कैसे प्राप्त करना है, ये बातें सब एकादशवें भाव से देखी जाती हैं। अब बात आती है कि एकादशवें भाव में किसका बैठना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शुभ ग्रह का या पापक ग्रह का। तो बात आती है कि एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकादशवें भाव में किसका बैठना अच्छा रहेगा, पापक ग्रह का। तो कौन बैठे, शनि बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, बुध बैठ जाएं। पर ये कैसे बैठे, तो प्रश्न उठता है कि अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो चलो बढ़िया है, पर एकादशवें भाव पे दृष्टि, तो दृष्टि जो है वो भावेश की हो, अगर एकादशवें भाव के अधिपति उसको देख लेते हो तो एकादशवां भाव बली है। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतोबा, उसकी वो वृद्धि करेगा। तो दृष्टि किसकी हो और बैठा कौन हो, तो बैठे हो पापक ग्रह, और दृष्टि किसकी हो, तो या तो उस भाव के अधिपति की या तो फिर किसी शुभ ग्रह की, किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। अब जितने शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव पे पड़ेगी उतना ही एकादशवां भाव, एक शुभ ग्रह की दृष्टि तो 25%, दो शुभ ग्रह की दृष्टि तो 50%, तीन शुभ ग्रह की दृष्टि तो 75%, भावेश की स्थिति तो 100%। मतलब अब वो भाव पूर्णतया बली है। ग्रंथकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने बात की, मैं कुछ भी इधर से उधर कुछ भी नहीं कहता। ज्योतिष में मैंने आज तक, भगवान न करें, कुछ भी अपने से ना कहूँ। हाँ, मैंने सिद्धांत जो लोगों की कुंडलियों पे आजमाए हैं, जो बातें दिखी हैं उसको जरूर बताया है, पर उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई है। तो एकादशवें भाव पे अगर उस भाव के अधिपति की दृष्टि है तो बहुत अच्छा है, और शुभ ग्रह की दृष्टि उसके फल को और वृद्धि देने वाली हो जाती है। मतलब जैसे अगर भाव के अधिपति, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
अगर वहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं तब तो पूछो ही मत कि ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथ में बात आई है कि नवम, दशम और एकादशवें भाव के सूर्य और बुध बड़े अच्छे परिणाम करने वाले हो जाते हैं। उसी तरीके से एकादशवें भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को थोड़ा समझदार बना देती है। अब उसके अंदर थोड़ी नैतिकता रहेगी कि नहीं, मुझे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इतना भी हद तक नहीं जाना है। लेकिन अगर पापग्रह की दृष्टि रहेगी या पापग्रह बैठ जाएगा तो व्यक्ति को कितना भी पतित बना सकता है, उसको कितना भी लालची बना सकता है। एकादशवें भाव से लालच का विचार किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं जो कहना चाहता हूं वस्तुतः क्या कहना चाहता हूं, कि आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में बैठना किसका अच्छा है, देखना किसका अच्छा है, और साथ ही साथ उस भाव के अधिपति का कहां बैठना अच्छा है, यह भी तो बात होगी। एकादशेश का लग्न में बैठना अच्छा है, एकादशेश का पंचम में और चतुर्थ में बैठना अच्छा है, एकादशेश का दशम और सप्तम में बैठना बहुत अच्छा है। एकादशवें भाव के अधिपति का 12वें और 8वें और 9वें के साथ दूसरे और छठवें भाव में बैठना अच्छा नहीं है। अगर एकादशवें भाव के अधिपति 12वें, दूसरे, तीसरे, छठवें, 8वें, 9वें और 12वें बैठ जाते हैं तो ये चिंताएं देते हैं और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने में दिक्कत होने लगती है, और फिर वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनएथिकल व्यू भी रखने लगता है। अब वो किसी भी तरीके से धन कमाने की तीव्र लिप्सा को जन्म भी देता है और उसको पूरा करने के लिए किसी भी गर्दन पे और किसी भी माथे पे चढ़ जाता है। वो फिर थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड हो जाता है, या कई बार वो कुठार करने वाला, कुठाराघात करने वाला, कठोर, जिद्दी, हठी और निर्मम हत्यारा भी हो जाता है। फिर वो सिर्फ अपने बारे में ही कई बार विचार करने वाला हो जाता है। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो आप भ्रम में शायद पड़ जाएंगे। अब आइए, आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। लिंग दर्शन मात्रम व नियमेन शिवप्रदम। लिंग के दर्शन मात्र से, क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से, शिवलिंग के नमस्कार और प्रतिमा के दर्शन मात्र कर लेने से, शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो व्यक्ति शिव पद को प्राप्त करता है और उसके कल्याण की कामना सिद्ध हो जाती है। इतनी ही बात है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको प्रत्येक दिन किसी शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए और कम से कम मंदिर का दर्शन करने के साथ साथ मंदिर को धोने की प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं मंदिर धोऊंगा, ये नियम बना लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।